मक्खियां घोड़े से उतरते हुए राशि ने जल्दी से पवन के पेट की जांच की और मक्खियों के झुंड को भिन भिनाते हुए देखा। वह हैरान होकर पास में खड़े विपिन की ओर मुड़ी। क्या हो रहा है? मक्खियों को दूर भगाते हुए शांत रहा। मिस राशि, आजकल मौसम काफी नम है। इसके अलावा मैंने अकादमी के प्रवेश द्वार पर ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये शायद उनकी खराब स्वच्छता के कारण है। ये बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने तुरंत ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार नीचे उतरकर और करीब से सूंघ कर देखे बिना कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था। आर्शिकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका मतलब है कि ये यहाँ पहुंचने के बाद दिखाई दिए? विपिन ने गुस्से से सिर हिलाया। क्या आप हम नौकरों से सवाल कर रहे हैं मिस्टर ऋषिकेश? मैं हर दिन पवन को साफ करता हूँ और उसे ताजे फूलों से नहलाता हूँ। ये हमेशा साफ रहता है। राशि ने कहा, भाई, वह सही कह रहा है। पवन एक बेशकीमती घोड़ा है जिसे बढ़िया अनाज खिलाया जाता है और अलग से रखा जाता है। आम घोड़ों से अलग यह गंदा नहीं है। मैंने इसे पूरे रास्ते चलाया है और इसमें निश्चित रूप से कोई गंध नहीं है। यह अकादमी की समस्या होगी। हम मैं इसकी सूचना छात्र मामले के कार्यालय को दूंगा और शिक्षकों से इसे निपटाने को कहूंगा। अपनी बहन को बोलते देख आर्शिकेश ने सवाल करना बंद कर दिया और मुस्कुराया। ये छोटी मोटी बातें हैं। चलो पहले कैंपस में प्रवेश करते हैं। एक बार जब आप असेसमेंट पास कर लेंगे तो मैं आपको शिक्षक चुनने में मदद करूंगा। राशि ने सिर हिलाया और सोनाक्षी को बुलाने ही वाली थी कि तभी एक उपहासपूर्ण आवाज आई। घोड़ों की कई किस्में होती हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा और सुंदर होना ही उसे मूल्यवान घोड़ा नहीं बना देता। उसी समय एक लंबी लड़की जो एक अच्छे घोड़े पर सवार थी, धीरे धीरे उसके पास आई। ये घोड़ा पवन से 8 इंच लंबा था। चमकदार काले फर, लंबी पतली गर्दन, शक्तिशाली पैर और चमकदार आंखें थीं। इसके खुरों ने पत्थर की जमीन पर एक लयबद्ध क्लिप क्लॉप ध्वनि बनाई, जिससे उसके करीब आने से पहले ही दबाव की एक मजबूत भावना पैदा हो गई। न्यूकमर्स को पहचानते हुए राशि की भौहें ऊपर उठ गईं। मिताली, तुम्हारा क्या मतलब है? सामने वाली लड़की मिताली राजपूत, राजपूत परिवार के मुखिया की बेटी थी, जो व्हाइट रॉक शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। सोनाक्षी और राशि के साथ वह शहर की 3 सुंदरियों में से एक थी और हमेशा अन्य 2 के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करती थी। हर मुलाकात अनिवार्य रूप से झगड़े की ओर ले जाती थी। राशि ने ज्यादा प्रभावशाली दिखने के लिए पवन की सवारी करने का फैसला किया था, ताकि वह मिताली को मात दे सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की ने उससे भी ज्यादा लंबा और ज्यादा प्रभावशाली घोड़ा लाया था। क्या यह स्पष्ट नहीं है? लियो मिंग्यू ने लगाम उठाई, अपनी ठुड्डी को हंस की तरह मोड़ते हुए कहा, मेरा नाशक देव सच्चा बेशकीमती घोड़ा है। तुम्हारा तो बस एक बछेड़ा है और फिर भी तुम उसे बेशकीमती घोड़ा कहने की हिम्मत रखते हो। बकवास। अपने होंठ काटते हुए राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मुंह सिकुड़ गया। वह बोल नहीं पा रही थी। अन्य घोड़ों की तुलना में पवन प्रभावशाली था, लेकिन नाशक देव के आगे वह एक बछेड़े जैसा लग रहा था। क्या तुम आश्वस्त नहीं हो?
अपने घोड़े को मेरे नाशक देव के साथ कंपटीशन करने की हिम्मत कराओगी? अगर यह जीत जाता है तो मैं इसे एक बेशकीमती घोड़ा मानूंगी, अन्यथा तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक बछेड़े पर सवार होकर अकादमी में आए हो। मिताली आत्मविश्वास से मुस्कुराई। हम प्रतिस्पर्धा कैसे करें? राशि ने बिना किसी बाधा के अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख ली। उसे चारा खाते देख मिताली ने कहा, यह आसान है। चूंकि ओरिजिन पुल असेसमेंट आने वाला है, इसीलिए उन्हें 1000 मील दौड़ाना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि एक बेशकीमती घोड़ा न केवल मजबूत होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी लचीला होता है। फिर उसने एक भूरे नीले रंग का पत्थर निकाला और उसे अपनी हथेली में थाम लिया। मेरे पास खूनी नीलम का एक टुकड़ा है, जो कभी कभी युद्ध के मैदानों से प्राप्त होता है और योद्धाओं के खून में भिगोया जाता है, जो किलिंग इंटेंट से भरपूर होता है। एक बार सक्रिय होने पर यह युद्ध के मैदान के माहौल का अनुकरण करता है, जो मन को विचलित कर देता है। एक सच्चा बेशकीमती घोड़ा 10 मीटर की सीमा के भीतर अप्रभावित रहेगा, लेकिन एक साधारण घोड़ा भयभीत हो सकता है और घबरा सकता है। अपने घोड़े को कोशिश करने की हिम्मत दोगे? खूनी नीलम में किलिंग इंटेंट होती है। एक बार छोड़े जाने पर यह मन को शांत करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। सिर्फ एक घोड़े का परीक्षण करने के लिए इतनी कीमती वस्तु का उपयोग करना, जैसा कि राजपूत परिवार की बेटी से उम्मीद थी, काफी साहसी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक परीक्षण है। ज्यादा किलिंग इंटेंट बर्बाद नहीं होगी। सील करने के बाद भी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सच है। आसपास के छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। उह! राशि ने तुरंत सहमति नहीं दी, क्योंकि वह उसका घोड़ा नहीं था, जिससे निर्णय लेना कठिन हो गया। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ मिताली ने अपनी छोटी को हिलाया। यदि नहीं, तो बस स्वीकार करो कि तुम हीन हो और एक गड्ढे पर एकेडमी में आई हो। आप? राशि ने गुस्से से मुंह बनाया। हार स्वीकार करने का मतलब था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। जब वह जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो गाड़ी से एक शांत आवाज आई। हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? गाड़ी का पर्दा खुला और सोनाक्षी बाहर निकली। सफेद कपड़े पहने, उसका शांत, नाजुक चेहरा उसके लंबे और पतले शरीर से मेल खा रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी युवा पुरुष जोश से भर गए। तीनों सुंदरियों के बीच टकराव आंखों के लिए एक दावत थी। मिताली को अचानक एहसास हुआ, मैं देख रही हूं, यह तुम्हारा पवन है। यह देखने में बहुत नीरस लग रहा है, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। सोनाक्षी ने जवाब दिया, हम परीक्षण के बाद देखेंगे। हालांकि केवल आपकी स्वीकृति प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों ना हम दांव बढ़ा दें? मिताली ने पूछा। कैसे? सोनाक्षी ने कहा, यह सरल है। हारने वाले को सार्वजनिक रूप से राशि और मेरे पवन से माफी मांगनी होगी और फिर 3 बार चिल्लाना होगा, मैं गलत थी। मिताली ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह कोई साधारण परीक्षण नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि पवन और नाशक देव किलिंग इंटेंट का प्रतिरोध करने में कंपटीशन करें। जो अधिक प्रतिरोध करेगा,
वह जीतेगा। नियमों की व्याख्या करने और यह देखने के बाद कि हर कोई अभी भी थोड़ा भ्रमित था, मिताली ने कहा, वे खूनी नीलम के जितना करीब पहुंचेंगे, किलिंग इंटेंट उतनी ही मजबूत होगी। दूसरे शब्दों में, जो घोड़ा करीब पहुंचेगा वह जीत जाएगा। कैसा रहेगा? खेलने की हिम्मत है? ठीक है। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि पवन एक बेशकीमती घोड़ा था, लेकिन वह युवा और मनमौजी था और उसने कभी जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं देखी थी। जबकि 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं हो सकती थी, दूसरे घोड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परिणाम अनिश्चित हो जाता था। सोचते सोचते अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुड़ी और पास ही खड़े विपिन की ओर देखने लगी। यह आदमी पवन को अच्छे व्यवहार वाला बनाए रखने में कामयाब रहा था। उसे उसे किलिंग इंटेंट से भी बचाए रखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? विपिन, तुम पवन की देखभाल कर रहे हो। तुम ही तय करो कि प्रतिस्पर्धा करनी है या नहीं। मुझे? विपिन को आश्चर्य हुआ कि युवती ने सीधे उसका नाम लिया। वह हैरान रह गया। फिर उसने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके सामने जो दृश्य था वह नाम मात्र के लिए टकराव था, लेकिन असल में युवतियां एक दूसरे को मात देने के लिए अवसर का लाभ उठा रही थीं। अपनी वर्तमान भूमिका में चाहे वह जीते या हारे, उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह उसे बहुत ही विशिष्ट बना देगा, जो उसके लो प्रोफाइल और विनम्र व्यक्तित्व के विपरीत होगा। यह देखते हुए इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सोचते हुए उसने जल्दी से सिर झुकाया। मिस, मैं सिर्फ एक गुलाम हूं। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोनाक्षी ने बीच में टोकते हुए कहा, चूंकि मैं तुम्हें निर्णय लेने दे रही हूं, इसका तुम्हारी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास है। यह विपिन परेशान दिख रहा था। मैं केवल घोड़ों की देखभाल करना जानता हूं। मैं वास्तव में कुछ और नहीं जानता। आपके उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है। सोनाक्षी ने फिर बीच में टोकते हुए कहा, यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको 100 ओरिजिन सिक्के इनाम में दूंगी। ठीक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, पहले से झिझक रहे गुलाम ने अपना हाथ हिलाया और दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, कंपटीशन करो। हमें कंपटीशन करनी ही चाहिए। हम कंपटीशन क्यों नहीं करेंगे? इसकी मां का, किसको कंपटीशन करना है? आ जाओ, सब एक साथ आना। फिर बाद में ये मत बोल देना कि मैंने कोई दया नहीं की। अंधेरे में छिपे रहस्य किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर, वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। फुस
धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर दो धार वाला, शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता, अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला, शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता, अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था, अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य, मन में उठते तूफान, विपिन जीतेगा या जीतेगा अंधकार, क्या मानवता को होगा नुकसान। स्वर्ग की चोटी का मार्ग खून आंसुओं से सजा, भाग्य का रोमांच राग अनंत काल तक गूंजा। ओरिजिन सिक्के इस दुनिया के पैसे थे। एक गुलाम के रूप में विपिन का मासिक वेतन केवल 2 या 300 सिक्के थे। 100 ओरिजिन सिक्के जीतने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करना एक प्रस्ताव था जिसे केवल एक मूर्ख मना कर देगा। पिछले पवन के साथ वह निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन वर्तमान पवन पहले ही मर चुका था। ये बस चल सकता है और कूद सकता है। किलिंग इंटेंट भी पवन को एक भी कदम पीछे हटाने में सश्रम नहीं होगा। उसे सहमत देखकर सोनाक्षी के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन यह इतना वर्सेटाइल था कि अगर कोई ध्यान न दे तो कोई इसे याद नहीं रख सकता है। उसकी ठंडी आवाज जारी रही, मिताली, आपने उसे सुना। चूंकि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, मैं इच्छुक से अधिक हूं। महान, मुझे डर था कि तुम हिम्मत नहीं करोगी। मिताली की आंखें चमक उठीं। उसने इस लड़ाई को इसलिए चुना था क्योंकि उसे अपने नाशक देव पर पूरा भरोसा था। एक वास्तविक युद्ध के मैदान का अनुभव करने और सच्ची किलिंग इंटेंट के अनुकूल होने के बाद यह एक अपमान होगा यदि यह केवल एक गड्ढे से आगे नहीं निकल सकता। अनजान आदमी पर नजर रखते हुए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मजाक उड़ा सकती थी। इस आदमी को तय करने दे, आपको इसका पछतावा होगा। आर्शिकेश मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह एक कदम आगे बढ़कर उसे समझा सकता था। मिस मलिक, इस पर इतनी जल्दबाजी में सहमत होना थोड़ा जल्दबाजी लगती है ना? अगर हम हार जाते हैं तो हम उसे दंडित करेंगे, सोनाक्षी धीरे से बोली। ऋषिकेश दंग रह गया, फिर प्रशंसा में लड़की को देखा। स्थिति को देखते हुए प्रतिस्पर्धा न करने से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, लेकिन हारना बदतर होगा। एक नौकर को निर्णय लेने देने से नुकसान का कोई भी दोष उस पर पड़ जाएगा, जिससे वे लोग बहुत अधिक शर्मिंदगी से बच जाएंगे। हालांकि जीतना उसके ज्ञान को उजागर करेगा। इस रणनीति के साथ आने से इतनी जल्दी पता चला कि वह व्हाइट रॉक सिटी में एक प्रतिभा के रूप में प्रसिद्ध क्यों थी। अपनी बहन को देखने के लिए मुड़ते हुए ऋषिकेश ने राशि को पवन के पास खड़ा देखा। चुपचाप उस पर बैठे हुए दो लड़कियों के बीच टकराव से बेखबर ऋषिकेश मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपना सिर हिला सकता था।
व्हाइट रॉक सिटी की 3 सुंदरियों में से एक होने के बावजूद अंतर स्पष्ट था। चलो शुरू करते हैं। दूसरों को नजरअंदाज करते हुए मिताली ने अपना हाथ लहराया और एक काले कपड़े पहने नौकर ने खूनी नीलम को सम्मानपूर्वक प्राप्त किया। उसकी हथेली से भूरे नीले रंग की ऊर्जा की एक धारा फट गई, जिससे पत्थर पूरी तरह से ढक गया। यह ओरिजिन एनर्जी होना चाहिए, विपिन ने सोचा। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर उन्होंने ट्रू एनर्जी की प्रैक्टिस की। ओरिजिन वर्ल्ड में ओरिजिन एनर्जी को ओरिजिन पूल के माध्यम से ओरिजिन पावर में परिष्कृत किया जाना था। नौकर स्पष्ट रूप से एक ओरिजिन योद्धा था जो ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत कर सकता था। एक तथाकथित ओरिजिन योद्धा। ओरिजिन पावर के साथ इसे भरने के बाद मोयन जेड सक्रिय हो गया, जिससे एक धुंधली आभा फैल गई। युद्ध के मैदान जैसी किलिंग इंटेंट फैल गई। इस आभा को महसूस करते हुए दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा और वे जल्दी से दर्जनों कदम पीछे हट गए, जिससे एक बड़ा गोलाकार स्थान बन गया। युद्ध क्षेत्र की मारक आभा शक्तिशाली व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण थी। खूनी नीलम को जमीन पर रखते हुए मिताली ने सोनाक्षी और राशि की ओर देखा। मैं पहले जाऊंगी और वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके साथ ही वह जेड की आभा में घुस गई और जल्द ही 10 मीटर की दूरी तक पहुंच गई। यद्यपि मारक आभा इतनी तीव्र नहीं थी, फिर भी यह अधिकांश घोड़ों को विचलित करने के लिए पर्याप्त थी। राशि आगे बढ़ने ही वाली थी कि सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया और युवक की ओर देखा। विपिन, चूंकि तुम सहमत हो तो मिताली के साथ प्रतिस्पर्धा करो। हाँ, 100 ओरिजिन सिक्कों के लिए विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोड़े पर सवार होकर मिताली की ओर दौड़ लगाई और जल्द ही 10 मीटर के निशान तक पहुंच गया। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? सपने देखो। एक व्यंग्यात्मक लहजे में मिताली ने नाशक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक ही बार में 5 कदम आगे बढ़ गए। अब खूनी नीलम के 5 मीटर के भीतर तीव्र मारक आभा छा गई, यहां तक कि नाशक देव भी कांपने लगा। युद्ध के अनुभव के बावजूद मानसिक दबाव अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम करीब आओ? मिताली ने अपना सिर उठाते हुए ताना मारा। मारक आभा ने उसे भी प्रभावित किया, लेकिन नाशक देव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे उसे केवल थोड़ी सी असुविधा हुई। मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी घबराहट दिखाते हुए विपिन ने पवन को धक्का दिया और उसे 10 मीटर की रेंज में ले गया। उसके मन में हत्यारी आभा उमड़ पड़ी। बहुत ज्यादा नहीं, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव पैदा करने के लिए पर्याप्त। बिल्कुल, विपिन के लिए यह मारक आभा कुछ भी नहीं थी। भले ही यह 1000 या 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन वह एक गुलाम था, इसलिए उसे लो प्रोफाइल रखने की जरूरत थी। ये बात ध्यान में रखते हुए उसने पवन को रोकने के लिए उसे नियंत्रित किया और पीड़ादायक संघर्ष प्रदर्शित किया। उन्होंने एक्टिंग को गंभीरता से लिया। बिना किसी खास घबराहट के 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करना इस बात की पुष्टि करता है कि पवन वास्तव में एक बेशकीमती घोड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मिस मलिक का प्रिय घोड़ा है। यह प्रभावशाली है, हालांकि यह इसकी सीमा है। चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, एक घोड़ा जो युद्ध के मैदान में नहीं गया है, वह केवल यहां तक ही पहुंच सकता है। जिन लोगों ने स्थिति को समझा, उन्होंने विश्लेषण करना शुरू किया। ये टिप्पणियां सुनकर याशिकेश सिर हिलाए बिना नहीं रह सका।
हालांकि वह कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया था, लेकिन उसने मारक आभा के दबाव को महसूस किया था और जानता था कि यह मानसिक शक्ति को कैसे प्रभावित करता है। पवन के लिए बिना घबराए 10 मीटर की सीमा में प्रवेश करना कल्पना से परे था। सोनाक्षी ने भी राहत की सांस ली। वह अपने घोड़े को अच्छी तरह जानती थी और यह हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि विपिन के पास वाकई कुछ हुनर था, अन्यथा वह इतने जंगली घोड़े को काबू में नहीं कर पाता। हालांकि यह अभी भी हार जाएगा, सोनाक्षी ने सोचा। बिना संयम खोए 10 मीटर की सीमा में प्रवेश करने में कामयाब होना पहले से ही एक सफलता है। उसने महसूस किया कि मिताली तैयारी करके आई थी और जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने के लिए इस प्रतियोगिता के लिए राजी होने के लिए उकसाया था। उसे जीतने का कोई भ्रम नहीं था, बस उसे उम्मीद थी कि वह बहुत बुरी तरह से नहीं हारेगी। यह रेंज में प्रवेश करने के बाद मुश्किल से टिक पाया। और तुम ऐसे घोड़े के साथ मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर रहे हो? पवन को रुकता देख लियो मिंग्यू ने व्यंग्य किया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि झिझकते हुए सुशांग ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। 1 कदम, घोड़े का चेहरा हिल गया। 2 कदम, घोड़े का चेहरा बिगड़ गया। 3 कदम, घोड़े का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने वाला है। इस समय विपिन और पवन मिताली के पास पहुंच चुके थे, जो 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े थे। मिताली हतप्रभ थी। उसने देखा कि घोड़ा अपना सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है और घोड़ा गिरने की कगार पर पहुंच गया था। फिर भी आगे बढ़ते रहे और ऐसा लग रहा था कि उनमें और भी ऊर्जा बची हुई है। मिताली ने अपने होंठ काटे। जो घोड़ा कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया, 6 मीटर तक पहुंचना ही उसकी सीमा है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे मुकाबला कर सकता है। जैसे ही वह नाशक देव को आगे बढ़ने के लिए कहने वाली थी, उसके बगल में खड़ा घोड़ा एक और कदम बढ़ाकर उसके बराबर आ गया। मिताली ने गोल गोल आंखें घुमाई और देखा कि पवन का बड़ा चेहरा सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर था। अचानक उसने अपना मुंह खोला। सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, मानो वह उस पर हंस रहा हो। अंधेरे में छिपे रहस्य किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसी यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। फुसफुसाहट तेज होती, रात में गूंज उठती। प्राचीन प्राणी जागते रातों रात, मौत का खेल दिखाते। विश्वासघात का साया, अंधकार में कहीं छुप जाता। नायक या खलनायक का अंतर धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली,
हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता, अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था, अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य, मन में उठते तूफान, विपिन जीतेगा या जीतेगा अंधकार, क्या मानवता को होगा नुकसान। स्वर्ग की चोटी का मार्ग खून और आंसुओं से सजा, भाग्य का रोमांचक राग अनंत काल तक गूंजा। उस पर घोड़ा हंसा था। मिताली पूरी तरह से भौचक्की थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने सबूत था। वह घोड़े पर बैठे विपिन को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। उनकी आंखें मिली और विपिन के चेहरे पर तुरंत दर्द का भाव दिखा, मानो वह अब और सहन नहीं कर सकता था। मिताली का मुंह फड़क उठा। क्या वह कोई नाटक कर रहा है? वह संदेह से भरी हुई थी और उसने और करीब से देखा। विपिन इतना दर्द में था कि वह आवाज निकालने वाला था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दिखावा कर रहा था। इसे भूल जाओ। चूंकि मैं इसे समझ नहीं सकती, इसलिए मैं इसे अभी के लिए एक तरफ रख देती हूं। दांत पीसते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम 5 मीटर के भीतर आ गए? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह गधा वास्तव में नाशक देव की बराबरी कर सकता है। उसने अपनी लंबी टांगें घोड़े के पेट पर दबाईं और वे एक बार फिर आगे बढ़ गए। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। 2 कदम और चलने के बाद वे खूनी नीलम से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। तीव्र जानलेवा आभा लगभग मूर्त थी, जो लगातार उनकी आत्माओं पर हमला कर रही थी। 3 मीटर, यह 3 मीटर तक भी टिक सकता है, जैसा कि एक बेशकीमती घोड़े से उम्मीद की जाती है। यह बहुत मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि मिस मलिक की पवन हारने वाली है। यह उपलब्धि अनुभवी युद्ध घोड़ों के लिए भी उच्च मानी जाएगी, और पवन तो बस एक नौसिखिया घोड़ा था। इसे हासिल करना वास्तव में असंभव था। भीड़ की टिप्पणियां सुनकर मिताली ने अपने मन में चुभने वाली आभा को सहन किया और विपिन की ओर देखने लगी। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें हार स्वीकार करने की सलाह देती हूं। यह दूरी ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम जैसे एक साधारण नौकर उम्मीद कर सके। जब विपिन ने देखा कि उसकी योजना काम कर रही है, तो उसने अपनी योजना का दूसरा भाग शुरू किया। वह था अपनी वीरता दिखना। उसे पिछले जन्म की कविता याद आई, जो कवि ने अमर जवानों की यादों में लिखी थी। उसने उसे गाना शुरू किया। मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। जितना मुझे सताओगे उतनी बार उठ जाऊंगा, जितना मुझे गिराओगे उतना ही छा जाऊंगा। संघर्ष से क्यों डरूं? संघर्ष से तो मेरा घर बना। रास्ते का रोड़ा सोने पर पैर रखा। जितना मुझे गिराओगे उतनी बार उठ जाऊंगा, जितना मुझे सताओगे उतना ही मैं तुम्हें सताऊंगा। तुम्हारे ख्वाबों में तुम्हारा ईश्वर बनकर आऊंगा। जितना मुझे सताओगे उतनी बार उठ जाऊंगा। युवक की नसें इस तरह उभरी हुई थीं, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से डटा हुआ था। पवन के पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण घबरा जाएगा और नियंत्रण खो देगा। विपिन की कविता सुनकर हर किसी ने अपनी लार निगल ली और भीड़ अचानक पागल होने लगी। उनमें से एक ने चिल्लाया, आज से वह मेरा आइडल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गुलाम है या नहीं, वह सिर्फ मेरा आइडल है। अरे चुप रहो, वह केवल तुम्हारा आइडल नहीं है, वह मेरा भी है।
यह देखकर सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, विपिन, अगर तुम नहीं टिक सकते तो वापस आ जाओ। एक अंतर है। हालांकि वह हारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि पवन को लाइफ टाइम डैमेज हो। चिंता मत करो मिस, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो भी मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। विपिन ने अपने दांत पीस लिए और 2 किलो खून उगल दिया। उसकी बातें सुनकर, हालांकि सोनाक्षी आमतौर पर उदासीन रहती थी, उसने संतोष में सिर हिलाया और भीड़ और अधिक पागल होने लगी। यह आदमी, कालिया की पलक फड़क उठी। मलिक परिवार में 10 साल से अधिक समय तक मुख्य प्रबंधक होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से हर चीज पर नजर रखता था। युवती के हाव भाव देखकर वह समझ गया कि इस घटना के बाद विपिन को परेशान करना असंभव होगा। भूल जाओ, मैं अब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसने सोचा। आगे बढ़ें, विपिन चिल्लाया और घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। वह और घोड़ा 2 कदम और आगे बढ़े। इस समय घोड़े का चेहरा प्रेटजेल की तरह मुड़ गया और विपिन कांप रहा था जैसे कि उसे मिर्गी हो गई हो। उसके मुंह से लगभग झाग निकल रहा था। इसके बावजूद उन्होंने मिताली के रुख से मेल खाते हुए अपनी स्थिति बनाए रखी। मिताली पूरी तरह से हैरान परेशान थी। वह अपने ओरिजिन पूल को खोलने के बाद ओरिजिन योद्धा बनने वाली थी, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गई। साथ ही नाशक देव असली युद्ध के मैदानों से गुजरी थी। यही वजह थी कि वे इतनी दूर तक पहुंचे थे। फिर भी एक नौकर के साथ जोड़ा गया एक नौसिखिया घोड़ा ऐसा करने में कामयाब रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आगे बढ़ें। चिल्लाते हुए उसने अपने घोड़े को फिर से आगे बढ़ने के लिए कहा। हालांकि इस बार नाशक देव ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि गुस्से से हिनहिनाया, उछला और भागने के लिए मुड़ा। यह तो डर गया। यह दबाव को झेल नहीं सका और पूरी तरह से टूट गया। मिताली उछलकर जमीन पर जोर से गिरे। वह जल्दी से 10 मीटर पीछे हट गई। तभी उसने राहत की सांस ली और दूर विपिन की ओर देखा। 3 मीटर मेरी सीमा है। मुझे नहीं लगता कि तुम इससे आगे जा सकते हो। सबसे बुरी स्थिति में यह एक ड्रॉ है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसने विपिन का क्रूर चेहरा देखा। जब वह पवन को फिर से आगे ले जा रहा था, अब वह खूनी नीलम से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। इतना ही नहीं, उस अत्यधिक जानलेवा माहौल के बावजूद उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और आगे बढ़ता रहा। क्लिप क्लॉप, 1 मीटर, आधा मीटर। केवल 2 सांसों में थका हुआ आदमी और घोड़ा खूनी नीलम तक पहुंच गए और दूरी पूरी तरह से कम कर दी। बिना डरे जानलेवा माहौल का सामना करना यह अविश्वसनीय है। यहां तक कि राज्य के सबसे अच्छे योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा सोचा था कि मिस मिताली का नाशक बेशकीमती घोड़ों का शिखर था, और अब यह पता चला है कि मिस सोनाक्षी का पवन असली डार्क हॉर्स है। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। खूनी नीलम की जानलेवा आभा का सामना करना, घोड़े की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि ओरिजिन योद्धा भी इसे संभाल नहीं पाते थे। असंभव, मैं कैसे हार सकती हूं? जबकि अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, मिताली को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। युद्ध के मैदान से आया एक बेशकीमती घोड़ा नाशक केवल 3 मीटर तक ही आगे बढ़ पाया। उसे लगा कि घोड़ा 10 मीटर के भीतर ही हार जाएगा, लेकिन वह अंत तक आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है, लेकिन किसी तरह यह और मजबूत होता गया। यह ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, जब से मैं पागल हुआ हूं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खास तौर पर मूर्ख दिखने वाला विपिन, जिसका मुंह टेढ़ा और आंखें टेढ़ी थीं, उंगलियां हिल रही थीं। जानलेवा आभा के कारण दूर से वह बेवकूफ लग रहा था।
फिर भी उसका नितंब घोड़े की पीठ से चिपका हुआ लग रहा था। 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। वह कभी कभी चिल्लाता था, चलो आगे बढ़ो। उसने सोचा था कि सोनाक्षी को उसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने देने का पछतावा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई रोएगा, और यह वह खुद थी। यह बहुत शर्मनाक था। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। राशि कुछ ही दूर पर उत्साह से उछल पड़ी। उसके शरीर पर लगी घंटियां हवा में सरसराती शरद रथु की पत्तियों की तरह झंझना रही थीं। हैरान परेशान सोनाक्षी ने भी राहत की सांस ली। उसने फिर से घोड़े पर बैठे विपिन की ओर देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। यह आदमी न केवल एक घोड़े को वश में कर सकता था, बल्कि उसमें इतनी दृढ़ता भी थी। प्रभावशाली। एक क्षण बाद यह देखकर कि वह अभी भी हिल रहा था और रुकने का कोई इरादा नहीं था, मोयानक्षु मदद नहीं कर सकी और चिल्लाई, विपिन, तुम पहले ही जीत चुके हो, तुम अब वापस आ सकते हो। हाँ, जानलेवा आभा के प्रभाव में विपिन ने, जो अभी भी हिल रहा था, राहत की सांस ली और प्रतिक्रिया देने के लिए दर्द को सहन किया। जैसे ही वह घोड़े को भगाने वाला था, कुछ ऐसा हुआ। इस समय कांपते हुए पवन ने अचानक अपना सिर नीचे किया और जमीन पर पड़े खूनी नीलम को काट लिया। यद्यपि यह जानलेवा आभा आत्मा को दबा सकती थी, लेकिन यह उसे संयमित करने के साधन के रूप में भी काम करती थी, जिसका उसकी आध्यात्मिकता पर भी समान प्रभाव पड़ता था। पवन जिस आध्यात्मिक प्रकृति के साथ पैदा हुआ था, वह विपिन के आदेशों का पालन करने के साथ साथ अपने स्वयं के विचार भी रखता था। अब अपनी आंखों के सामने अपने लिए लाभदायक खजाने को देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरा नीलम निगल लिया। उसने खूनी नीलम खा लिया। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक घोड़े ने जानलेवा आभा से भयभीत होने के बजाय उसके स्रोत को ही निगल लिया। यह अविश्वसनीय था। दूल्हे को देखो, एक कांपती हुई आवाज उठी और सबने एक साथ ऊपर देखा। विपिन अभी भी अपने सिर को अपने हाथों में पकड़े हुए था, कांप रहा था और ऐंठ रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं, अंग ऐंठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अब और जानलेवा आभा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और किसी भी क्षण गिर सकता था। खूनी नीलम को खा लिया गया है, इसलिए अब कोई जानलेवा आभा नहीं है। वह अभी भी ऐसा क्यों है? राशि की हैरान आवाज गूंजी। सन्नाटा छा गया। खूनी नीलम खाए जाने के साथ जानलेवा आभा शारीरिक रूप से अवरुद्ध हो गई थी। इस बिंदु पर घोड़े पर एक साधारण बच्चा भी अप्रभावित होगा। फिर भी विपिन अभी भी हिल रहा था। क्या हो रहा है? अंधेरे में छिपे रहस्य किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ सीढ़ियों पे आगे ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसी यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आगे ठहरना था। फुसफुसाहट तेज होती, रात में गूंज उठती। प्राचीन प्राणी जागते रातों रात, मौत का खेल दिखाते। विश्वासघात का साया, अंधकार में कहीं छुप जाता। नायक या खलनायक
दर्द धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर तो धार वाला, शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में तारों के प्रकाश में अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता, अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला, शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता, अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था, अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य, मन में उठते तूफान, विपिन जीतेगा या जीतेगा अंधकार, क्या मानवता को होगा नुकसान। स्वर्ग की चोटी का मार्ग खून और आंसुओं से सजा, भाग्य का रोमांचक राग अनंत काल तक गूंजा। यह देखकर कि वह अभी भी हिल रहा था और ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, सोनाक्षी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और पवन की लगाम खींची। क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो मिस, मैं अभी भी टिक सकता हूं। विपिन की कमजोर आवाज सुनाई दी। थोड़ा हैरानी महसूस करते हुए सोनाक्षी ने हल्के से खांसते हुए कहा, ठीक है, पवन ने खूनी नीलम खा लिया, अब कोई जानलेवा आभा नहीं है। खूनी नीलम खा लिया? एक पल के लिए हैरान परेशान विपिन का हिलता हुआ शरीर स्पष्ट रूप से अकड़ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने चारों ओर हैरान नजरों को देखा। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करते हुए उसकी पलकें शर्म से फड़क उठीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर दिया हो। खूनी नीलम की जानलेवा आभा उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, जो एक दुनिया का स्वामी था। साथ ही पवन ने 99% तक इसे रोक दिया था, इसलिए उसे शायद ही कुछ महसूस हुआ हो। लेकिन अगर वह बहुत शांत रहता तो यह संदिग्ध होता, इसलिए उसने मानसिक रूप से टूट जाने का नाटक किया। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया होगा। अपने बचाव में उन्होंने कहा, कौन सोच सकता था कि इस परेशान करने वाले घोड़े की एक्टिंग इतनी खराब होगी। न केवल वो खूनी नीलम से डरता था, बल्कि उसने उसे मौके पर ही खा भी लिया। मिस, अगर मैं कहूं कि जानलेवा आभा इतनी प्रबल थी कि मैं अभी तक उससे उबर नहीं पाया हूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद विपिन ने अनिश्चितता से पूछा। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैंने अपना सर पत्थर पे मार लिया है, लेकिन इसके अलावा वह कोई अन्य कारण नहीं सोच सकी। विपिन राहत की सांस लेकर घोड़े से उतरा। जैसे ही वह 100 ओरिजिन कॉइन के वादे के बारे में पूछने वाला था, एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, मुझे मेरा खूनी नीलम वापस दे दो। उसने मुड़कर देखा कि मिताली, जो अभी तक बहुत घमंडी थी, अब उसकी आंखें लाल हो गई थीं। सोनाक्षी ने कहा, आप इसे हमारी प्रतियोगिता के लिए लाए थे, अब जब पवन ने इसे निगल लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तुम्हें इसे मुझे वापस देना होगा। मिताली परेशान दिख रही थी। बहुत खूब, सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम वाकई समझदार हो? तुम खेल हार गई, तुमने माफी भी नहीं मांगी और अब तुम अपना सामान वापस मांग रही हो।
अचानक मिताली फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसे घर से चुराया है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वह मुझे डांटेंगे, वह मुझसे बात नहीं करेंगे, वह मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा देंगे और मुझे कमरे में बंद कर देंगे। प्लीज इसे वापस दे दो। सोनाक्षी उसे इस तरह रोता देख थोड़ा हैरान रह गई। वह विपिन की ओर मुड़ी। क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? एक पल सोचने के बाद विपिन ने सिर हिलाया। इसे घास खिलाओ और यह जल्दी ही बाहर आ जाएगा। मिताली और भी जोर से रोने लगी। विपिन को अचानक याद आया कि रेणु भी इस उम्र में घमंडी और शरारती थी। जब उसने सुना कि एक टीचर जिसने एग्जाम में 0 नंबर लाया था, उसने एक छात्र को सलाह दी और उस छात्र ने एक 110% की वृद्धि की। उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसे बेनकाब करने के लिए उसकी क्लास में आई, लेकिन विपिन ने उसे सलाह देने से इनकार कर दिया। रेणु ने पूछा था कि उसकी सलाह पाने के लिए उसे क्या करना होगा। विपिन ने तुरंत अपने क्लास और बाथरूम को साफ करने का आदेश दिया। ठीक है, ठीक है। शोर से परेशान होकर सोनाक्षी ने अपना हाथ हिलाया। मैं अपने परिवार से एक खूनी नीलम के लिए रिक्वेस्ट करूंगी और इसे आपके पास भेज दूंगी, लेकिन आपको शर्त हारने के लिए अभी भी माफी मांगनी होगी। रोने से कुछ नहीं मिलेगी। हालांकि खूनी नीलम दुर्लभ था। मलिक परिवार 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। यह सुनकर कि वह इसे वापस दे देगी, मिताली ने आखिरकार राहत की सांस ली। कुछ और बार रोई, शांत हुई और चारों ओर देखा। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ और मिस राशि और पवन से ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। उसने सहमति के अनुसार 3 बार मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ दोहराई। ठीक है, यह और भी अच्छा है। सोनाक्षी ने राहत की सांस ली और यहां तक कि राशि ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। ये लड़की उनसे मिलने के बाद से ही उन्हें चुनौती दे रही थी और उसे इस तरह गिरते देखना काफी संतोषजनक था। वह शायद जल्द ही फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगी। चलो चलते हैं। कोई गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए उसे माफी मांगते हुए देखकर सोनाक्षी ने इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहा और तुरंत एकेडमी में चली गई। इस समय गेट पर पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और वह बंदर की तरह घिरी हुई नहीं रहना चाहती थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ी। विपिन, मेरे साथ आओ। कालिया और तुम सब लोग पवन की देखभाल करने के लिए यहीं रहो। मैं कालिया का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार यह आदमी पवन को वश में कर सकता था। धन्यवाद मिस। ये देखकर कि वह वास्तव में उसे साथ ले गई है, विपिन ने राहत की सांस ली। उसने पवन के कान को थपथपाया और उसके पीछे जाने से पहले उसके कान में कुछ फुसफुसाया। व्हाइट रॉक एकेडमी 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई थी, जो इसे काफी विशाल बनाती है। इस साल टेस्ट देने वाले सभी छात्र अपने परिवारों के साथ थे। बड़े बैग लेकर सड़कों पर चल रहे थे। कुछ वरिष्ठ छात्र भी थे जो नए छात्रों की मदद करने में व्यस्त थे। सोनाक्षी और राशि सिर्फ अकादमी में ही नहीं, बल्कि व्हाइट रॉक सिटी में भी काफी मशहूर थे। जैसे ही वे कैंपस में दाखिल हुए, उन्होंने कई वरिष्ठ छात्रों को आकर्षित किया जो मदद करना चाहते थे। हालांकि आराशी को पास में खड़ा देखकर वे सभी शांत हो गए। वह शहर के मेयर का बेटा था और उसकी प्रतिभा और ताकत के कारण कोई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। ओरिजिन पूल साइड मार्शल आर्ट फील्ड के ठीक आगे है। चलो सीधे वहां चलते हैं। एक बार जब तुम प्रवेश योग्यता प्राप्त कर लेते हो, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि शिक्षक कैसे चुनें।
ऋषि ने चलते हुए समझाया। सोनाक्षी और राशि ने सिर हिलाया। वे अकादमी के नियमों से कुछ हद तक परिचित थे और बिना किसी स्पष्टीकरण के भी जानते थे कि क्या करना है। थोड़ी देर चलने और आसपास कम लोगों को देखने के बाद राशि मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त के पास आई और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, सोनाक्षी, तुम्हारा गुलाम काफी काबिल है। क्या होगा, तुम मुझे उसे बेच दो? बेच दूं? सोनाक्षी ने देखा। राशि मुस्कुराई। हाँ, वह सिर्फ एक नौकर है। मैं उसे खरीदने के लिए 1000 ओरिजिन कॉइन दे सकती हूं। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। विपिन बिक्री के लिए नहीं है। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूं। राशि ने हताश होकर अपनी आंखें झपकाईं। सोनाक्षी दृढ़ रही। यह काम नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं, और मेरा मतलब है नहीं। कैंपस के बाहर मिस और विपिन को नजरों से ओझल होते देख जियान खुद को रोक नहीं पाया। कालिया, विपिन अब युवती का पसंदीदा बन गया है। मुझे डर है कि वह भविष्य में हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। अगर वह ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम युवती के गुस्से को जानते हो। एक बार जब वह कुछ तय कर लेती है तो परिवार का मुखिया भी उसका विरोध नहीं करेगा। कालिया जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा होता। उसने अपनी कर्णपट्टी रगड़ी और पास खड़ी पवन की तरफ देखा। तुम्हें उसकी बात क्यों सुननी है और हमारी नहीं? बिल्कुल। जियान की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने कुछ सोचा। चूंकि विपिन इसे वश में कर सकता है, तो क्या तुम भी ऐसा नहीं कर सकते कालिया? क्यों ना अभी कोशिश करके देखो। अगर यह काम कर गया तो तुम्हारी हैसियत के हिसाब से विपिन की क्या जगह होगी? ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं। युवती को कोई आपत्ति नहीं होगी। कालिया ने हैरानी में सिर हिलाया और पवन की ओर कुछ कदम बढ़ाए उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि राशि ने पहले किया था, घोड़ा बहुत आज्ञाकारी था। यह देखकर कि पवन उसके स्पर्श से नहीं कतराता, कालिया बहुत खुश हुआ। तो इसे वश में करना इतना आसान था। अगर उसे पता होता तो वह विपिन को सफल नहीं होने देता। अच्छा, जियान के पास अच्छे विचार हैं। मैं उसे बाद में पुरस्कृत करूंगा। एक आह भरते हुए कालिया ने घोड़े के चिकने चेहरे पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए पवन की गहरी आंखें तीव्र दुख और अपमान से भर गईं, जैसे एक शुद्ध युवती को किसी दुष्ट द्वारा प्रताड़ित और अपवित्र किया जा रहा हो। उसकी आंख से एक आंसू गिर गया। अचानक पवन तेजी से मुड़ा और सीधे पास की दीवार से जा टकराया। क्रैक! उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसका सिर एक तरफ मुड़ गया और कभी बहुत कीमती माने जाने वाले घोड़े की सांसें तुरंत बंद हो गईं। क्या? कालिया की दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों मरते हुए घोड़े का मतलब था कि वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दूसरे इसे छूते हैं और यह खुश होता है। मैं इसे छूता हूं और यह शर्म से खुद को मार डालता है। धिक्कार है। मेरे हाथों में क्या खराबी है? जियान को देखते हुए वह जानलेवा इरादे से भर गया। मैं पहले तुमसे निपटूंगा। अंधेरे में छिपे रहस्य किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ सीढ़ियों पे आगे ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो
की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो था वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। फुसफुसाहट तेज होती, रात में गूंज उठती, प्राचीन प्राणी जागते रातों रात मौत का खेल दिखाते। विश्वासघात का साया अंधकार में कहीं छुप जाता, नायक या खलनायक का अंतर धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में तारों के प्रकाश में अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता, अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो था वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता, अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था, अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य मन में उठते तूफान, विपिन जीतेगा या जीतेगा अंधकार, क्या मानवता को होगा नुकसान। स्वर्ग की चोटी का मार्ग खून और आंसुओं से सजा, भाग्य का रोमांच राग अनंत काल तक गूंजा। व्हाइट रॉक एकेडमी का मार्शल आर्ट्स फील्ड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सोनाक्षी और राशि भीड़ के बीच बैठे थे, विपिन उनके पीछे पीछे चल रहा था। मार्शल आर्ट्स फील्ड के बीच में एक गोल फाइटिंग रिंग था, जिसका चौड़ाई लगभग 30 मीटर था, जो 9 विशाल स्तंभों से घिरा हुआ था। प्रत्येक स्तंभ 50 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो आकाश तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 9 विशाल ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ रहे हों। यह एकेडमी के 9 ड्रैगन स्तंभ हैं। एक बार ओरिजिन पूल असेसमेंट शुरू होने के बाद वाइस प्रिंसिपल सभी छात्रों का परीक्षण करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को बुलाने के लिए डेस्टिनी डिस्क का उपयोग करेंगे। जो लोग एनर्जी के एक पार्ट को बनाए रख सकते हैं, वे 9वीं क्लास के ओरिजिन कोर होंगे, 2 पार्ट 8वीं क्लास के होंगे, 4 पार्ट 7वीं क्लास के होंगे, 8 पार्ट 6ठी क्लास के होंगे। प्रत्येक ग्रेड पिछले 1 से 2 गुना होगा। प्रथम श्रेणी तक पहुंचने के लिए किसी को एनर्जी के 256 पार्ट को बनाए रखना चाहिए, जो उन्हें प्रतिभाशाली के रूप में चिह्नित करता है। अपनी बहन को सरल तरीके से समझाने के लिए आशी ने इधर उधर इशारा करते हुए समझाया। बेशक व्हाइट रॉक एकेडमी की आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। जब तक आप 9वीं क्लास तक पहुंचते हैं, तब तक आपको एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सोनाक्षी और राशि ने शायद यह पहले सुना था और वे आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन विपिन को यह काफी आकर्षक लगा। ओरिजिन वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट को मजबूत बनने के लिए ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। ओरिजिन कोर की तुलना एनर्जी कोर से की जा सकती है, और इसमें जितनी एनर्जी होगी, व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धि उतनी ही अधिक होंगी। ओरिजिन वॉरियर्स को ओरिजिन पूल वॉरियर्स भी कहा जाता है, जिसमें 9 लेवल होते हैं। 1 सितारा योद्धा, 2 सितारा योद्धा, 3 सितारा योद्धा, 4 सितारा योद्धा, 5 सितारा योद्धा, 6 सितारा योद्धा,
7 सितारा योद्धा, 8 सितारा योद्धा और 9 सितारा योद्धा। असेसमेंट के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपना ओरिजिन कोर खोल लिया है, जिसका अर्थ है कि वे ओरिजिन पूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। जैसा कि ऋषु ने और अधिक विस्तार से बताया, विपिन को इस दुनिया में शक्ति संरचना की गहरी समझ प्राप्त हुई। यह कुछ हद तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर मार्शल आर्ट्स के 9 स्तरों के समान था, सिवाय इसके कि आध्यात्मिक ऊर्जा को ओरिजिन एनर्जी द्वारा रिप्लेस किया गया था, जो अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली थी। ओरिजिन वॉरियर आसानी से थोड़े प्रयास से देवभूमि में मास्टर सेक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को चीर फाड़ कर रख सकता था। यह ओरिजिन एनर्जी की भयानक शक्ति थी। यदि ओरिजिन वर्ल्ड एसगार्ड की तरह थी, तो देवभूमि पृथ्वी थी। थॉर अपने ग्रह पर साधारण हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वह अजेय था। व्हाइट रॉक एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल केशव ओरिजिन पूल के 7 सितारे में हैं। वाइस प्रिंसिपल केशव की ताकत उनके पिता की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, जिससे वे व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन गए। ओरिजिन पूल असेसमेंट शुरू होने वाला है। जिन छात्रों के नाम पुकारे गए हैं, कृपया अखाड़े में आए। उसी क्षण मार्शल आर्ट के मैदान में एक आवाज गूंजी। विपिन ने देखा और अखाड़े के केंद्र में एक 50 वर्षीय व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक फुटबॉल के आकार की डिस्क थी। वाइस प्रिंसिपल केशव ग्रे नीले रंग की पोशाक पहने हुए, उन्होंने अपनी ऊर्जा जारी की बिना भी अडिग शक्ति की आभा बिखेरी। यह स्पष्ट था कि भले ही विपिन अपनी नई दुनिया को उसकी सीमाओं तक जला दे, फिर भी वह इस आदमी से मुकाबला करने के लिए संघर्ष करेगा। सनम, ऋषभ, पार्थ बत्रा जैसे ही नाम पुकारे गए, छात्र जल्दी से अखाड़े के केंद्र में चले गए। सोनाक्षी और राशि नामों के पहले समूह में से थे। चलो करीब चलते हैं। हालांकि 9 ड्रैगन स्तंभों में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा समाहित हो सकती है, फिर भी इसमें से कुछ बिखर जाएगी। अगर हम इसे अवशोषित कर सकते हैं, तो यह बहुत फायदेमंद होगा। आशिकेश मुस्कुराया और खड़ा हो गया। हालांकि विपिन सिर्फ एक गुलाम था, उसने उसकी बहन की ईमानदारी से मदद की थी। उसका भाई होने के नाते वह बहुत कंजूस नहीं हो सकता था। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया और ऊंचे मंच की ओर पीछे पीछे चला गया। इस समय 9 ड्रैगन स्तंभों के आसपास का क्षेत्र पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस अवसर के बारे में जानता था, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वरिष्ठ छात्र भी एक साधारण मूल्यांकन के लिए आए थे। मास्टर ऋषु, ओरिजिन एनर्जी और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के बीच क्या अंतर है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था? खंभों में से एक के बगल में बैठते हुए विपिन ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले भी सोर्स एनर्जी के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के बारे में सुना था। ऋषु ने समझाया, ओरिजिन एनर्जी सभी चीजों की उत्पत्ति है, जंगली और हिंसक। भले ही किसी ने अपना ओरिजिन कोर खोल लिया हो, वे इसे लापरवाही से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरी ओर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा डेस्टिनी हॉल द्वारा बेची जाने वाली एक विशेष वस्तु है। यह हर किसी के शरीर के अनुकूल हो सकती है, जिससे यह नए खुले ओरिजिन कोर के पोषण के लिए एकदम सही है। मुझे कोई तकनीक नहीं पता है, इसलिए मैं शायद इसे अवशोषित नहीं कर सकता। विपिन ने इसे समझने के बाद कुछ शर्मिंदगी के साथ बात की। ऋषु मुस्कुराया, चिंता मत करो, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा ओरिजिन एनर्जी जितनी अस्थिर नहीं है। भले ही आपने ध्यान लगाने की प्रैक्टिस ना की हो, फिर भी आप इसे अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी होगी। निश्चिंत रहें,
ये आपको लाभ पहुंचाएगा। बेशक आपको इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप अभिभूत महसूस करते हैं तो तुरंत छोड़ दें। इसका बहुत ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गया। विपिन ने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं पूछा। जब दोनों बात कर रहे थे तो मंच पहले से ही हजारों की संख्या में छात्रों से भरा हुआ था। जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उतरेगी तो आपके ओरिजिन कोर जितना संभव हो उतना अवशोषित करेंगे, जो 9 ड्रैगन स्तंभों पर प्रदर्शित होगा। उस समय आप आसानी से अपनी प्रतिभा के स्तर को जान जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल केशव ने समझाया। सभी ने सिर हिलाया और 9 ड्रैगन स्तंभों को देखा। विपिन ने भी इधर उधर देखा और जल्द ही सोनाक्षी और राशि के नाम ढूंढ लिए। साथ ही मिताली का नाम भी कुछ ही दूरी पर था। थोड़ी देर खोजने के बाद विपिन हैरान रह गया। मास्टर ऋषु, आपका नाम वहां क्यों नहीं है? ओरिजिन पूल असेसमेंट नए छात्रों के लिए है। कुछ दिन पहले प्री रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम दर्ज किए गए थे और पहचान सत्यापित की गई है। हम बाहरी लोगों के नाम वहां नहीं हैं। ऋषु मुस्कुराया। विपिन को अचानक समझ आ गया। यह शुरू होता है। सब कुछ समझाने के बाद वाइस प्रिंसिपल केशव ने डेस्टिनी डिस्क को हवा में फेंक दिया। पलक झपकते ही डिस्क 9 ड्रैगन स्तंभों के केंद्र में मंडरा गई, घूमती हुई और प्रकाश की 9 सीधी किरणें छोड़ती हुई। किरणें स्तंभों से जुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज को बुला रही हैं। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आकाश में प्रकट हुईं, जो प्रकाश की चमकदार किरणों में बदल गईं और सीधे मंच पर छात्रों की ओर बढ़ गईं। ये यहाँ है। सोनाक्षी, राशि और अन्य लोगों ने बात करना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उतरती हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को खाली कर दिया। ऋषु उर्फ और शिकेश ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। विपिन जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी मानसिक धारणा का उपयोग करके 9 ड्रैगन स्तंभों से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। हालांकि वह कोई साधना तकनीक नहीं जानता था, लेकिन विपिन ने एक दुनिया के स्वामी के रूप में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था। उसके पास अपने तरीके थे। अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए उसने अपने शरीर के चारों ओर बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की किस्में देखी। चलो एक को अवशोषित करने की कोशिश करते हैं। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक पार्ट तक पहुंचकर उसे आसानी से अपने शरीर में खींच लिया। जैसे ही वह इसे अपने शरीर में प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करने वाला था और यह देखने वाला था कि क्या यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है और उसके अपने उपयोग के लिए परिवर्तित हो सकता है, विपिन ने अपने दिल में कंपन महसूस किया और अचानक जम गया। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था, तुरंत उसके स्वर्ग की लाइब्रेरी में घुस गई। ओरिजिन एनर्जी द्वारा दबाई गई और इस पूरे समय उसके साथ रहने वाली इस सुनहरी लाइब्रेरी ने अचानक एक चमकदार रोशनी छोड़ी। उसके मन में भव्य घंटियों और ढोल की आवाज गूंज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी संत नहीं हैं, वे सभी चीजों को गुलाम की तरह मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा बढ़ते और घटते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी दोषपूर्ण हैं। बूम! अगले ही पल विपिन ने खुद को स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर फिर से प्रकट होते हुए महसूस किया। उसके चारों ओर अनगिनत किताबों की अलमारियां खड़ी थीं, जो अंतहीन किस्म की किताबों से भरी हुई थीं, जो नजर से दूर फैली हुई थीं। स्वर्ग की लाइब्रेरी, जो अब तक अनुपयोगी था, अब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के एक धागे को अवशोषित करके सीधे सक्रिय हो गया था। अंधेरे में छिपे रहस्य किताब
किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। फुसफुसाहट तेज होती, रात में गूंज उठती। प्राचीन प्राणी जागते रातों रात, मौत का खेल दिखाते। विश्वासघात का साया, अंधकार में कहीं छुप जाता। नायक या खलनायक का अंतर धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग, मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता। अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था। अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य, मन में उठते तूफान। विपिन जीतेगा या जीतेगा अंधकार, क्या मानवता को होगा नुकसान। स्वर्ग की चोटी का मार्ग, खून और आंसुओं से सजा। भाग्य का रोमांचक राग अनंत काल तक गूंजा। आखिर ये क्या हो रहा है? स्वर्ग की लाइब्रेरी में खड़े होकर पुस्तकों की परिचित परतों से घिरे हुए विपिन ने भावनाओं का उफान महसूस किया। अपनी अंतिम लड़ाई में स्वर्ग के पतन को रोकने के लिए उसने अपने मन से स्वर्ग की लाइब्रेरी को बुलाया था, जिससे स्वर्ग पूरा हो गया। नई दुनिया के निर्माण के बाद इस मौजूदा स्वर्ग की लाइब्रेरी को बड़ी शक्ति के साथ पुनर्गठित किया गया था। इसमें विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी, मास्टर शेख का स्वर्ग का आदेश और प्रत्युषा की स्वर्ग की प्रकृति की 3 शक्तियां शामिल थीं, जिससे यह पूरी तरह से अद्वितीय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाना बन गया। दोषों को उजागर करने के अलावा ये व्यवस्था की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, साधना तकनीकों का निष्कर्ष निकाल सकता है, 5 तत्वों का निर्माण और स्त्रीकरण कर सकता है तथा अन्य अनगिनत कार्य कर सकता है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाता है। हालांकि यह स्वर्ग नई देवभूमि का था, ओरिजिन वर्ल्ड का नहीं। इस कारण यहाँ पहुँचने पर यह दबा हुआ और अनुपयोगी हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की सिर्फ एक किरण को अवशोषित करने से यह फिर से जीवित हो जाएगा। क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा स्वर्ग की लाइब्रेरी और ओरिजिन वर्ल्ड के स्वर्ग के बीच का सड़क थी?
यदि निरंतर अवशोषण ओरिजिन वर्ल्ड के स्वर्ग को विपिन के स्वर्ग से बदल सके तो यह वास्तव में असाधारण होगा। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए विपिन ने एक हाथ से एक किताब उठाई जो धीरे धीरे तैरती हुई उसकी हथेली में आ गई। उसने उसे धीरे से खोला और नीचे देखा। अक्षर धुंधले थे, पानी में प्रतिबिंबों की तरह, अस्पष्ट और अस्पष्ट। ऐसा अवश्य है कि मैंने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं किया है, विपिन ने अनुमान लगाया। अपने मन को केंद्रित करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी आत्मा की ऊर्जा को आसपास की स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की ओर बढ़ाया। इतने सारे लोगों द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने तथा 9 ड्रैगन स्तंभों पर उसका नाम न होने के कारण किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की। स्विश! स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक और किरण उसके माथे से होते हुए स्वर्ग की लाइब्रेरी में प्रवेश कर गई। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे एक विशाल ताप दीप्त लैंप जला दिया गया हो, जिससे पहले से मंद क्षेत्र असाधारण रूप से उज्जवल हो गया हो। विपिन ने फिर से नीचे देखा और पुस्तक के अक्षर काफी स्पष्ट हो गए। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। यह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा वास्तव में स्वर्ग की लाइब्रेरी को ओरिजिन वर्ल्ड के स्वर्ग से जुड़ने की अनुमति दे सकती है। विपिन का उत्साह बढ़ गया। पहले उसने सोचा था कि एक दुनिया का स्वामी होने के बावजूद जल्दी से ऊपर उठना मुश्किल होगा। अब जब स्वर्ग की लाइब्रेरी उपलब्ध है तो एक गुलाम बनकर क्यों संतुष्ट होना चाहिए, जबकि वह यहाँ मास्टर टीचर बनने का लक्ष्य रख सकता है। क्या इस दुनिया में तो मास्टर टीचर कोई नहीं था? तो फिर वह पहला होगा। वह इस नई दुनिया का मास्टर शेख बनेगा, नई व्यवस्था स्थापित करेगा। मन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखते हुए विपिन ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया और आसपास के स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। शुद्ध ऊर्जा की लड़ियां उसके माथे में प्रवेश कर गईं, उसे पोषण देने लगी। स्वर्ग की लाइब्रेरी इस ऊर्जा से प्रेरित होकर एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरी, धीरे धीरे ओरिजिन वर्ल्ड के अनुकूल हो गई और उसका एक अभिन्न अंग बन गई। जैसे जैसे स्वर्ग की लाइब्रेरी में किताबें स्पष्ट होती गईं, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अधिकाधिक अवशोषित होती गई। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 2 भाग, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 3 भाग, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 10 भाग, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 100 भाग। एक ओरिजिन योद्धा के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को एकीकृत करने की क्षमता मुख्य रूप से उनके ओरिजिन कोर के आकार पर निर्भर करती है। पर्याप्त रूप से बड़े ओरिजिन कोर के बिना चाहे कितनी भी ऊर्जा उपलब्ध हो, वे इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटा पेट बहुत अधिक भोजन नहीं रख सकता, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो। ओरिजिन कोर सीमित है, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी असीमित है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 100 से ज्यादा धागों को सोखना फिर भी समुद्र में एक बूंद के बराबर था। यह सूखे समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने जैसा था। इसका कुछ असर हुआ, कुछ 100 किताबें साफ हो गईं, लेकिन पूरी लाइब्रेरी के संदर्भ में इसका असर 0 था। हालांकि जब तक पानी का प्रवाह है, तब तक सबसे गहरे गड्ढे को भी भरा जा सकता है। आइए देखें
कि क्या यह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा मुझे अपना ओरिजिन कोर खोलने और मेरी शारीरिक चोटों को ठीक करने में मदद कर सकती है। 5 दिन पहले की घटना ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर वह लिटिल चिक की अमर शक्ति के साथ विलीन न होता तो वह चल भी नहीं पाता। घोड़ों की देखभाल करना तो दूर की बात है, स्वर्ग की लाइब्रेरी का उपयोग करने की क्षमता एक बोनस थी, लेकिन उसका प्राथमिक लक्ष्य अपनी ताकत को विकसित करना और बहाल करना था, ताकि उसे अब और चुप न रहना पड़े। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा वास्तव में ओरिजिन एनर्जी की तुलना में बहुत कोमल थी। ये उसके शरीर में बिना किसी नुकसान के प्रवाहित हुई, लेकिन यह उसकी चोटों को ठीक नहीं कर सकी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक प्रसारित होने के बाद भी उसे ओरिजिन कोर का कोई निशान नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उनकी काया दूसरों से अलग थी और उनके पास कोई ओरिजिन कोर नहीं था। ये सही नहीं लगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लेवल की तकनीक की जरूरत होगी। कई प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने पर विपिन को खोज जारी रखने का विचार छोड़ना पड़ा। इसे भूल जाओ, मैं अभी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को स्वर्ग की लाइब्रेरी में ही समाहित कर लूंगा। उसका शरीर ऊर्जा को रोक नहीं सकता था, लेकिन वह इस कठिन अर्जित अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपने दिमाग को फिर से केंद्रित करते हुए विपिन ने जल्दी से अपने सामने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की चमकदार किस्में पकड़ लीं। अखाड़े से कुछ ही दूरी पर एक मंच पर वाइस प्रिंसिपल केशव एक दर्जन वरिष्ठ और दर्जनों शिक्षकों के साथ बैठे थे। सभी उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए 9 स्तंभों पर चमकते नामों को ध्यान से देख रहे थे। यह व्हाइट रॉक अकादमी का पिलर सिलेक्शन था। नए छात्रों द्वारा स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को एकत्रित करने के बाद उनकी प्रतिभाएं नवीनता के साथ सामने आईं। ये शिक्षक और बुजुर्ग ऐसे किसी भी अवसर को नहीं चूकेंगे। किसी ने भी खोजी प्रतिभा को तुरंत आमंत्रित करने के लिए यहाँ थे, ताकि उन्हें अपने क्लास में भर्ती कराया जा सके। जिन छात्रों ने अच्छे क्लास को चुना, वे लगातार प्रयास में दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकते थे और अच्छे छात्र वाले शिक्षक अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते थे और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे। यह एक संबंध था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को देखते हुए एक बुजुर्ग को कपड़े के कपड़े पहने हुए, कहते हुए अपनी को सहलते हुए, ये दावा से खुद को रोक नहीं सका, मुझे आश्चर्य है कि इस साल हमने इतने शानदार लोगों को देखा। ये एल्डर राजू श्रीवास्तव थे, जो व्हाइट रॉक एकेडमी के महान एल्डर थे। वो कुछ ही दूरी पर एक और बुजुर्ग धीरे से बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने सुना है कि मलिक फैमिली की सोनाक्षी में अलग प्रतिभा है। हालांकि अभी तक उनका ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन उनके ओरिजिन पूल खोलने में बहुत सारे संसाधन खर्च किए गए हैं, जिससे मलिक फैमिली दिवालिया हो गया है। मुझे उम्मीद है कि उसकी प्रतिभा ज्यादा होगी, एल्डर राजू ने कहा। वास्तव में सिटी लॉर्ड के परिवार से राशि और मित्तल परिवार से मिताली भी काफी अच्छे हैं। अब हमें बस यह देखना है कि वे कौन सा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। देखो, उन्होंने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को समेटना शुरू कर दिया है और 9 ड्रैगन स्तंभ चमकने लगे हैं। जब वे इस विषय पर विचार कर रहे थे, तभी दूर स्थित 9 स्तंभ अचानक एक साथ चमकने लगे।
इससे यह संकेत मिलता है कि किसी ने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा का एक टैंटू बैग ले लिया है और प्रथम प्रतिभा का नाम और परिणाम प्रकट होने वाला था। मुझे लगता है कि यह सोनाक्षी है। जरूरी नहीं, राशि दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी साधना प्रतिभा भी उतनी ही मजबूत है। वह सबसे पहले दिखाई दे सकती है। मैं मिताली पर शर्त रखता हूं। आप क्या सोचते हैं? वाइस प्रिंसिपल। एल्डर राजू श्रीवास्तव ने वाइस प्रिंसिपल केशव की ओर रुख किया। प्रश्न सुनकर अन्य शिक्षकों ने भी अपनी बहस रोक दी और वाइस प्रिंसिपल के मौलिक अध्ययन के लिए उत्सुक हो गए। वाइस प्रिंसिपल केशव बोले, मुझे लगता है कि यह सोनाक्षी है। उसकी प्रतिभा राशि या मिताली से बेहतर नहीं हो सकती है, लेकिन वह सबसे स्थिर है। उसे स्वर्ग की ऊर्जा को निखारने वाली पहली महिला होना चाहिए। सोनाक्षी स्पष्ट रूप से अधिक संयमित है। यदि कोई सबसे पहले परिणाम देखने जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से वही होगा। मैं वाइस प्रिंसिपल से सहमत हूं। एल्डर राजू श्रीवास्तव मुस्कुराया। उनके भाषण से पहले ही उत्तरी खंभों में से एक पर रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और कई शब्द नीचे आए जो शीर्ष पर अंकित हो रहे थे। नाम दर्ज नहीं, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा 100 नहीं, रिकॉर्ड किया गया। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति ने सोनाक्षी पीछे छोड़ दिया और स्वर्ग की ऊर्जा को परिष्कृत करने वाला पहला व्यक्ति था? उसने आधिकारिक तौर पर आकलन में हिस्सा नहीं लिया। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो गए। अंधेरे में छिपे रहस्य किताबों में समाये, स्वर्ग के मार्ग की पुस्तकालय रहस्य खोलते जाए। शैतानी मन उगलती ज्वाला, ज्ञान की हवस बुझाने हर चुनौती पर चला। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान भी दो-धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। फुसफुसाहट तेज होती, रात में गूंज उठती। प्राचीन प्राणी जागते, रातों रात मौत का खेल दिखाते। विश्वासघात का साया, अंधकार में कहीं छुप जाता। नायक या खलनायक का अंतर धुंधला होता जाता। स्वर्ग की पुस्तकालय या शतरंज का खेल, ज्ञान का खंजर दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। आत्मा के क्षेत्र में, तारों के प्रकाश में, अज्ञात का साहसिक यात्रा उसने किया प्रवेश। हर पन्ना एक पहेली, आत्मा को चुनौती देता। अग्नि की परीक्षा में वो दृढ़ निश्चयी रहता। स्वर्ग की पुस्तकालय या मौत का खेल, ज्ञान का खंजर वो भी दो धार वाला। शक्ति का मार्ग मूल्य चुकाना पड़ता है बड़ा, फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। हर पन्ना पलटने पर संसार बदलता जाता। अस्तित्व की लड़ाई ब्रह्मांडीय वरदान बन जाता। अनगिनत जगत का भाग्य उसके हाथ में था। अपना भाग्य चुनना था, आखिरी लड़ाई लड़ना था। फिर सब कुछ जीरो पे आके ठहरना था। किताबों के रहस्य, मन में उठते तूफान, विभिन्न
सुकून सुकून